गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है शर्म एल शेख एजेंडा। तो आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है COP27 की जो है मीटिंग हो रही है, वहाँ पर शर्म एल शेख अडेप्टेशन एजेंडा को अडॉप्ट किया गया है। इसमें 30 गोल्स दिए गए हैं कि कैसे जो 4 बिलियन लोग मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनको कैसे जो है उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय 2030। और इसी एजेंडा के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एंड एक्सेलरेटर फंड को भी लॉन्च किया गया है। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा जो है आपका कहता है कि 2 हाई लेवल चैंपियंस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, निजल टॉपिंग और डॉक्टर महमूद मोहिउद्दीन। ये 2 हाई लेवल चैंपियंस होंगे। ये जो है एफर्ट्स कनेक्ट करेंगे गवर्नमेंट्स के बीच में और वॉलंटरी और कोलैबोरेटिव एक्शंस को कनेक्ट करेंगे आपस में, गवर्नमेंट्स के, सिटीज़ के, रीजन्स के, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, इन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे कि कैसे ग्लोबली हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, लोकल लेवल से लेके हायर लेवल तक हम वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइमेट हैजर्ड्स, जैसे कि एक्सट्रीम हीट, ड्रॉट, फ्लडिंग एट्सेट्रा। इसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल प्लान बना के दिया जाएगा अक्रॉस 5 इम्पैक्ट सिस्टम्स, और उसके बेसिस पर काम किया जाएगा, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड नेचर, कोस्टल एंड ओशंस, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्लानिंग और फाइनेंस ऑल्सो। ठीक है। सो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि लगभग 140 से लेके $300 बिलियन तक जो है पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज को जो है वो मोबिलाइज करने का प्लान है। और वर्ल्ड की 2000 ग्रेटेस्ट कॉरपोरेशंस को जो है वो इस अंदर जो है वो मिलाने का प्लान है। अब कैसे इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा? ऑफ कोर्स सुंदरबन रीजन जो है इंडिया का और बांग्लादेश का, वहाँ पर 7.2 मिलियन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट वल्नरेबल पीपल रहते हैं। तो इन अडेप्टेशन एफर्ट से इंडिया को भी हेल्प मिलने वाला है ना। तो अब जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड के बारे में देखते हैं। तो CDRI के अंडर ही इसको बनाया गया है, ताकि न्यू और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। तो ये ग्लोबल एक्शन एक तरह से लेकर आएगा, ताकि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जो रॉबस्ट हो, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस में, ताकि जितने भी क्लाइमेट इंड्यूस जो आपके इम्पैक्ट होता है डिजास्टर्स के थ्रू, उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स को विदस्टैंड कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होगा। UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस इसको जो है मैनेज करेगा, और इसमें इंडिया के अलावा UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन जो है इसमें फंडिंग डालेंगे, और टेक्निकल असिस्टेंस से लेके कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च करना, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सब जो है मेंबर कंट्रीज़ के लिए इस फंड के थ्रू जो है फाइनेंस किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। अगेन इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज कर दिया है, और जो भी इससे पैसा जनरेट होगा इन बॉन्ड्स को इशू करने से, उनको पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो कि कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के लिए बनाए जाएंगे, उनमें इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। तो आपको पता है बजट में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेके आना चाहते हैं। इवन PM मोदी ने भी COP26 में पंचामृत प्लान बताया था, जो हमारे 5 कमिटमेंट्स दिए हमने ग्लासगो समिट में, वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स हैं क्या? ग्रीन बॉन्ड्स जो है कंपनीज, कंट्रीज या इवन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इशू करती हैं, ताकि उसका जो पैसा जनरेट होगा उससे हम इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं या क्लाइमेट बेनिफिट्स देने वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको फंड कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी से लेके क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ग्रीन बॉन्ड से पैसा उठाया जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो मेजर इशूअर है ग्रीन बॉन्ड्स का, लगभग $14.4 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स उन्होंने 2008 से 2020 के बीच में इशू किए हैं। लगभग 111 प्रोजेक्ट्स को वो फाइनेंस कर रहे हैं। बाय द ईयर 2020 24 नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो इशू कर चुकी हैं, लगभग $111 बिलियन के। तो इंडिया का जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क होगा, उसमें क्या होगा कि जो भी इसमें से पैसा इकट्ठा होगा, जो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेवेन्यू आएगा, उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाएगा। शुरुआत में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि मार्च 2023 तक हम 16,000 करोड़ रुपए तक के ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल RBI को बताएगी कि कितने उन्होंने जो है ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा किया था, उससे कितने ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर स्पेंडिंग करी है। अब कौन से एलिजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे? जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनको जो है वो एलिजिबल होंगे, जो आपके ग्रीन एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स होंगे, जिससे कि हम क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो फाइनेंस कर पाएंगे। इवन R&D एक्सपेंडिचर जो होते हैं पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट से, उसको भी इससे फाइनेंस किया जा सकेगा।
जाएगा। याद रखो कौन कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। आपको क्वेश्चन प्री में आएगा कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो भी ग्रीन बॉन्ड से इशू कर सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये तो ग्रीन ही है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसको भी इससे फाइनेंस कर सकेंगे, लेकिन इसको इसमें नहीं रखा गया। अब ये प्रोसीड्स जो है, जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो जाएगा कहाँ पर? ऑफ कोर्स जैसे आपके बाकी जो भी बॉन्ड्स इशू करने से पैसा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालती है, वैसे ही ये ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा भी उसमें जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनाई है, जिसको चेयर कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हर साल 2 बार मिलेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो है उनमें ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा लगाया जा सकता है। और इनिशियली एवेल्युएशन जो है वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जिस प्रोजेक्ट को बना रहा है, वो एक तरह से इवेल्युएट करके बताएंगे कि क्या इस पैसे इस प्रोजेक्ट को हम ग्रीन बॉन्ड्स के साथ फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद ही जो है वो GFWC के पास वो फाइल आगे मूव की जाएगी। ठीक है, सो GFWC जो है वो टाइम बाउंड मैनर में जो है वो एलोकेशन करेगा प्रोसीड्स की, ताकि जो है 24 मंथ्स के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग मिल सके। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये भी आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंट से ही हैं। तो यूएई जो है उन्होंने इंडोनेशिया के साथ मिलकर COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया है, और ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके कि कैसे हम मैंग्रोव जो है उसको बचा सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट को। तो कंजर्वेशन करना, उसकी रिस्टोरेशन करना, प्लांटेशन को ग्रो और ज़्यादा बढ़ाना मैंग्रोव इकोसिस्टम को, ये इसका मोटिव है। तो मैंग्रोव्स होते क्या हैं? एक श्रब है या स्मॉल ट्री है जो कि कोस्ट लाइन के पास उगते हैं, और इनकी जो रूट्स हैं वो सॉल्टी सेडिमेंट्स में रहती हैं, लगभग अंडर वाटर रहती हैं। तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर को सर्वाइव तो नहीं कर सकते, इसलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो 10 टाइम्स मोर कार्बन पर हेक्टेयर स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। जब ये प्लांट्स मरते हैं तब ये जो जितना भी उन्होंने कार्बन अब्जॉर्ब किया होता है उसको अपने साथ लेके अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्लू कार्बन भी कहते हैं। ये हमारे नेचुरल बैरियर भी हैं अगेंस्ट राइजिंग टाइड्स एंड स्टॉर्म्स, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग $65 बिलियन की प्रॉपर्टी को ये हर साल, प्रॉपर्टी डैमेज को ये हर साल बचाते हैं। इंडिया में लगभग हाफ ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर है साउथ एशिया का। 0.15% ऑफ कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है मैंग्रोव कवर, बाकी महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरला में भी मैंग्रोव कवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मराकेश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। अगेन ये भी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मराकेश पार्टनरशिप जो है उन्होंने 2022 की एक ईयर बुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन निकाली है। बेसिकली ये 6th ऐसी ईयर बुक है जो कि स्टेट लेवल पर और देख रही है कि कैसे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो है वो किया जा सकता है, ताकि हम रियल वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स कैसे लाए जा सकते हैं और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। तो मराकेश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो है वो पेरिस एग्रीमेंट को ही सपोर्ट करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको बनाया गया था। नवंबर 2016 में जब COP22 मराकेश में हुई थी, वहाँ पर ही इसको लॉन्च किया गया था। और जो है कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स और की स्टेक होल्डर्स को है बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस, आपने अभी देखा था ना ऊपर की 2 चैंपियंस हमने नॉमिनेट किए थे, जो देखेंगे आपस में गवर्नमेंट्स को और आपस में प्राइवेट सेक्टर को, इवन लोकल गवर्नमेंट्स को भी जो है आपस में कोऑपरेट करवाने के लिए हेल्प करेंगे। तो COP21 में ही उनको इस हाई लेवल चैंपियंस को के प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था, और गवर्नमेंट के वर्क को कोलैबोरेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इस हाई लेवल चैंपियंस को जो है वो UN क्लाइमेट चेंज के समिट में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पश्मीना शॉल्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पश्मीना शॉल्स के जो ट्रेडर हैं वो कह रहे हैं कि कस्टम अथॉरिटीज़ की ऑब्सोलीट टेस्टिंग मेथड्स की वजह से उनके बहुत सारे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो है वो रुक गए हैं, क्योंकि ये कस्टम अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि पश्मीना शॉल्स में शहतूश गार्ड हेयर पाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं ऐसे केसेस में उनके फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं और उनके जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं पश्मीना शॉल्स। तो पश्मीना और शहतूश दोनों के बारे में देख लेते हैं हम। पश्मीना जो है वो आपके चंगथांगी रीजन में जो है, आपके चांगथांग प्लेट्यू में जो है, जो तिब्बत में होता है, वहाँ पर माउंटेन गोट्स जो होती हैं, कापरा हेरकस, उनकी जो है हेयर से बनाई जाती हैं। और शहतूश जो है वो आपके तिब्बतन एंटेलोप से के जो है फाइबर से बनाया जाता है। तो ऑफ कोर्स जो ये शहतूश है बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत इसकी स्मूथनेस और वार्मथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साइट्स ने
जो है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उन्होंने तिब्बतन एंटेलोप को जो है जो हेयर को या तिब्बतन एंटेलोप को किसी भी तरह से ट्रेड में बैन लगाया हुआ है। तो इसीलिए शहतूश शॉल में अगर जो है तिब्बतन एंटेलोप के हेयर का यूज़ किया जा रहा है तो वो बैन होगा, इसीलिए उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जो पश्मीना शॉल के ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं हमने नहीं यूज़ किया है ऐसा। तो एनीवेज पश्मीना के बारे में देखते हैं। पश्मीना जो है आपका कश्मीरी पश्मीना फैब्रिक जो है वो आपका जीआई टैग भी इंजॉय करता है। तो जनरली होता क्या है कि स्प्रिंग में जो ये गोट्स हैं जो आपकी, वो अंडर कोट अपना जो है वो शेड कर देती हैं और जो जो विंटर होती है तो उसमें वो रीग्रो कर लेती हैं। तो उनकी शेयरिंग नहीं की जाती है, ठीक है, जिससे मतलब कि उनको उनकी जो है अंडर कोट को उतारा नहीं जाता है। जस्ट नॉर्मल कॉम्बिंग के थ्रू जो है उस हेयर को जो है वो यूज़ किया जाता है। और चांगपा पीपल जो है वो इसको बनाते हैं। और चाइना लगभग 70% ऑफ वर्ल्ड कश्मीरी पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करता है। इंडिया सिर्फ 1% ऑफ वर्ल्ड की पश्मीना प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राउंड वाटर। अगेन ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज पर डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में 18 ईयर के डिक्लाइन पर है। बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। तो ये रिपोर्ट जो है वो CGWB और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने मिलकर प्रिपेयर किया है। अब इसकी हाइलाइट्स ही हैं कि जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है हमारा, वो पिछले साल अगर हम देखें तो 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हुआ है। और उसमें से एक्सट्रैक्शन हमने किया है 239.16 BCM। तो ये एक तरह से एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ साल हमारे लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है। और 7089 असेसमेंट यूनिट्स जो हैं टोटल कंट्री में, उसमें से 1006 यूनिट्स जो हैं वो ही सिर्फ अब ओवर एक्सप्लॉइटेड रह चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ रहा है क्योंकि हमारे कनाल से सीपेज हो रही है, इरिगेशन वाटर से भी जो है वो रिटर्न फ्लो हो रहा है ग्राउंड में, ठीक है। और इवन हमने वाटर बॉडीज टैंक्स बनाए हैं, वाटर कंजर्वेशन भी हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा हो रहा है। इंप्रूवमेंट हमने देखी है 909 असेसमेंट यूनिट्स में ग्राउंड वाटर कंडीशंस की। ओवरऑल डिक्रीज भी हुआ है, ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स जो आपके थे उनमें भी ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग ने सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वो लॉन्च किया है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी मेजर इश्यूज़ हैं विमेन फेस कर रही हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती हैं, फ्रॉम विमेन हाइजीन टू इनोवेशंस, जो उनकी सेफ्टी के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं उन्हें। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस जो है नर्चर करना चाहता है विमेन से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेसेस में, और उनको जो है 1 करोड़ तक की ग्रांट मिल सकती है। ये आपके इसमें 2 इनिशिएटिव और हैं। हर एंड नाउ इनिशिएटिव है जो जर्मन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिलकर लेकर आ रही है, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो नॉलेज और उनकी जो है टूल्स को एनहांस किया जा सके। एक है आपका विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जिसको 2018 में जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया था, ताकि विमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ननकाना साहिब, आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इंडियन सिख पिलग्रिम्स को ननकाना साहिब जाने के लिए फैसिलिटेट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूरब। तो आपको पता है ननकाना साहिब जो है वो गुरु नानक जी की जो है वो कहा जाता है कि वो बर्थ प्लेस है, 1469 में वहाँ पर वो बॉर्न हुए थे। बाकी उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनके स्टेजेस रही हैं, उससे रिलेटेड वहाँ पर गुरुद्वारा बनाए गए हैं। जो जन्म स्थान उनका स्थान श्राइन है वो महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 और 1819 के बीच में वहाँ पर उसे बनाया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is Sharm el Sheikh agenda. This topic is important for environment section. So you know that COP27 is being conducted in Sharm el Sheikh, that is in Egypt, and this COP27 has recently adopted the Sharm el Sheikh Adaptation Agenda, which is an agenda whereby 30 goals have been outlined so as to improve the resilience of 4 billion people who are living in the most climate vulnerable areas by 2030. Similarly, during this summit also, Infrastructure Resilience Accelerator Fund has also been launched. We will see later what it is. So what is the agenda? So as per this agenda, Sharm el Sheikh Adaptation Agenda, 2 high-level champions. So these high-level champions were first
launched in COP21, so that these two people, these two people, Nigel Topping and Dr. Mahmoud Mohyeldin, so these are the high level champions as per the COP27, and they will be connecting the efforts of governments and even the private sector, so that 30 adaptation goals across 5 impact systems: food and agriculture, water, nature, coastal and oceans, human settlements and infrastructure, etc. They can be shared, and they can be these global solutions can be adopted at the local level and as at the higher level also, so that vulnerable communities can be protected from rising climate hazards such as extreme heat, drought, flooding, etc. So what is the significance of it? So the aim is to mobilize at least 140 to 300 billion dollars from public and private sources, and also 2000 of the world's greatest corporations will be encouraged to participate in it. And how it will be beneficial for India? Of course, so the Sundarban region, which is home to 7.2 million people who are of the world's most vulnerable people, would also benefit from these adaptation efforts. And what is this Infrastructure Resilience Accelerator Fund? So this has been launched under CDRI. We discussed it just a few days back. What is CDRI? And the aim is to promote the resilience of new and existing infrastructure systems. So this IRAF will support global action to build robust infrastructure in developing and small island developing nations. It will be managed by a multi-donor trust fund, which will be managed by, of course, the UN Multi-Partner Trust Fund Office, and it will be supported by India, UK, Australia, and European Union. So basically, this program will offer technical assistance, capacity building, research, knowledge management, etc., for the countries who will be participating in it, and they will be supported as to how they can build resilient infrastructure which can withstand climate-induced disasters. So the next topic is sovereign green bonds. This topic is also important for environment section. So central government has recently released the sovereign green bonds framework, and the revenue which will be generated from it will be deployed in public sector projects which are going to reduce the carbon intensity of our economy. So you know that during the budget, this year's budget, finance minister announced that the government is planning to issue sovereign green bonds, and even the prime minister has given 5 commitments, that is the Paj Amrit, at the Glasgow summit. And to realize those objectives, it is important that we issue sovereign green bonds. So these are the 5 pledges that we made at the Glasgow summit COP26 last year. So what are green bonds? So these are issued by either the companies, countries, or multilateral organizations so as to fund the projects which have positive environmental benefits or climate benefits. It can include renewable energy, clean transportation, and green buildings. So World Bank has been a major issuer of these green bonds, and it has issued about $14.4 billion of green bonds between 2008 and 2020, and it has almost supported 211 projects around the world. As of 2020, 24 national governments have issued green bonds worth almost $111 billion. So, what will be the framework of India's sovereign green bonds? So, the proceeds of these bonds will be used for green infrastructure. The plan is to mobilize 16,000 crore through green bonds in the current fiscal year, and the finance ministry will every year inform the RBI about how much they are spending on green projects using the money mobilized through green bonds. So, which will be the eligible projects? Of course, all the public expenditure or public projects which will be made in the field of environment and climate, they will be eligible for it. And even the R&D expenditure incurred on these public sector projects will be eligible for this funding. So government will the eligible expenditure will be limited to government expenditures which will be occurred maximum 12 months prior to the issuance of these green bonds. And but which are the sectors which have not been included in it? Of course, the most important one being nuclear power generation. So there could be a confusion in you while answering this question, that even nuclear power generation is also renewable energies, then why it is not eligible for the green bonds? Of course, the government has excluded it, so you have to remember this particular fact. So where will the proceeds go? Of course, it will be deposited into the Consolidated Fund of India in line with the regular policy. And who will be implementing this? The Ministry of Finance has constituted a Green Finance Working Committee under the chairpersonship of Chief Economic Advisor. It will meet twice a year, and it will also evaluate all the projects which will be eligible for the green funding. So the next topic is Mangrove Alliance for Climate. This topic is also important for your environment section. So this program has been spearheaded by UAE and Indonesia, and it has been launched at COP27 summit. The aim is to conserve and restore the mangrove forest.
and it will raise awareness regarding how nature-based solutions can be made to enhance the role of mangroves to preserve climate or environment. So the aim is to scale up, accelerate conservation, and it's also restore and grow plantation of mangrove ecosystems. So what are mangroves? So these are the shrubs or small trees which grow along the coastlines, and their roots are generally under water. Okay, they cannot survive freezing temperatures. That's why they grow in tropical or subtropical latitudes. Mangrove forests can store 10 times more carbon per hectare than any other terrestrial forests. And when they die, they take the stored carbon back into the soil. That's why it is called blue carbon. So they are the natural barriers against rising tides and storms also. And in India, nearly half of the total mangrove cover is located in India. If we look at South Asia, so 0.15% of the country's total geographical area is mangroves. West Bengal has the highest percentage, whereas the mangrove cover is also located in Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa, and Kerala. So the next topic is Marrakesh Partnership for Global Climate Action. This topic is also again important for your environment section. So Marrakesh Partnership has recently launched the Yearbook of Global Climate Action 2022. So this is the sixth of the series since COP22 when it was held in 2016 in Marrakesh, and it outlines what is needed to accelerate sectoral system transformation so that even the case studies of real world climate action projects have been mentioned here, so that cross sectoral learning can also happen. Even the countries can learn from each other how the climate projects have been performing and how they can emulate those projects in their own countries. So Marrakesh Partnership for Global Climate Action supports implementation of Paris Agreement, and it aims to strengthen collaboration between governments and key stakeholders. And you know that UN climate change high level champions, they have been facilitating coordination between governments and private sector, like we just saw earlier in the first topic. So governments will be with many other voluntary and non-voluntary organizations have been collaborating even at the level of cities, regions, businesses, and investors, so that these two high level champions would be able to facilitate collaboration between various governments and even cities. Okay, so the next topic is Pashmina shawls. This topic is important for art and culture and economy section. So traders of Pashmina shawls have complained that the customs authority are using obsolete testing methods. That's why their export consignments have been stopped, because as per the customs authority, the Shahtush card here was found in the Pashmina shawls, which is of course not permissible, because the Shahtush hair is which is obtained from Tibetan antelope is banned as per CITES. Okay, so let's see what is Pashmina and Shahtush. So Pashmina is a fine variant of spun Kashmiri wool that is obtained from the mountain goats called the Capra hircus, which is found from Changthang Plateau of Tibet. But Shahtush is a intercoat fiber which is obtained from Tibetan antelope. But because Tibetan antelope's hair or its fiber is banned for trade as per CITES, that's why any traces of its fiber in the Pashmina shawl will invite a ban from trading at the international platform. That's why and these Pashmina traders have been asked not to export these items. So Pashmina fabric enjoys the GI tag, and it is a century old art of spinning and weaving fabric in Kashmir that is being continued even till now. So in springs, these goats which are used for Pashmina fabric, they naturally shed their undercoat, which of course regrows in winter. And China accounts for 70% of world's Kashmiri production, but India contributes just 1%, but it is one of the best a lot in Pashmina fabric. So the next topic is groundwater. Again, this topic is important for our environment section. So as per the Dynamic Groundwater Resource Assessment Report, the groundwater extraction in India has seen a 18-year decline, which is a good news for us. This study has been conducted by Central Groundwater Board along with states and union territories. So the total annual groundwater recharge for the entire country stands at 437.6 billion cubic meters, whereas the annual groundwater extraction is 239.16 billion cubic meters. So even the
assessment units which have been total assessment out of the total 7089 assessment units, only 1006 units have been categorized as overexploited. Of course, we want to bring it down further. And how we have seen this groundwater recharge increasing, it may be attributed to increase in recharge from canal seepage, even return of irrigation water into the ground. Also, water conservation structures have been formed, water bodies on tanks have been formed. So that's why improvement in groundwater conditions have been witnessed, especially in 909 assessment units. So the next topic is Atal New India Challenge. This topic is important for the governance section. So Atal Innovation Mission of Niti Aayog has launched this women-centric challenge called the second edition of Atal New India Challenge, and it will address challenges faced by the women in all spheres of life, relating even from women hygiene to innovations which can improve women's safety, professional networking opportunities for women, etc. And it's an initiative by an Atal Innovation Mission and Niti Aayog, and they want to support and nurture technology-based solutions to the problems faced by women. And for that, a grant-based mechanism of up to 1 crore has been formed. There are two other initiatives also. One is Her and Now initiative, which is being supported by German government in collaboration with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, so that women entrepreneurs can be supported using the incubators for knowledge transmission to these women entrepreneurs. Similarly, there is another initiative called the Women Entrepreneurship Platform, in which was launched in 2018, so as to help women become entrepreneurs. So the next topic is Nankana Sahib. This topic is also important for an art and culture section. So Union Home Ministry has recently facilitated the visit of Indian Sikh pilgrims to Nankana Sahib on the occasion of Guru Purab. So this shrine was built on the site where Guru Nanak Dev Ji was believed to have been born in 1469, and there are several other shrines located in this city, all dedicated to stages of life all dedicated to stages in the life of Guru Nanak Dev Ji. And this particularly the Janam Sthan shrine was constructed by Maharaja Ranjit Singh during 1818 to 1819 period. Okay. So these were our topics for today. Please also download our current affairs compilation for the week, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.